हाय डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बोर मॉडल के अंदर कंप्लीटली मैंने आप तक अभी तक ये बता दिया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक हो गया था हमारा। जो मेरे लेक्चर हैं ये KVPY, NTSC, एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों से रिलेटेड भी हैं। उसके साथ साथ 11th और 11th के साथ में IIT जी नीट मेंस एडवांस जिप्मेट सभी के लिए यूजफुल है, इसलिए रेगुलर चैनल पर बने रहें और लेक्चर देखते रहें। आज हम बात करेंगे बोर मॉडल की लिमिटेशंस की या शॉर्ट कमिंग की, कि उसकी बोर मॉडल जो 1913 में दिया गया था उसमें कमियां क्या रह गई थी या उसमें लिमिटेशंस क्या थी और किन लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग उसको डिनाई किया गया और नए मॉडल्स का डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज क्या है। तो मैं बात करता हूं, लेट अस सी दैट लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की लिमिटेशंस एजम्पशंस में मैंने आपको बता रखा था कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए बोर ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि इस टाइप से एटम होता है, उसमें सेल्स बनी होती हैं, स्टेशनरी स्टेट्स बनी होती हैं, ऑर्बिट्स बने होते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है, ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट है। तो सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। आज हम बात कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस की और शॉर्ट कमिंग की। वन, जो सबसे मेन लिमिटेशन थी इसकी वो ये थी कि केवल हम उस बोर मॉडल को या बोर की हाइपोथेसिस को, बोर पोस्टुलेट्स को यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ओनली अप्लाई फॉर ऑन यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। Second, it cannot explain the behavior of electron in presence of इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मींस स्पेक्ट्रम लाइंस की बात कर रहा हूं मैं। ही कंक्लूड द स्पेक्ट्रम लाइंस आर कंटिन्यूअस। इसने कंक्लूड किया कि स्पेक्ट्रम लाइंस जो होती है वो कैसी होती है, कंक्लूड किया कंटिन्यूअस होती हैं। जबकि बाद के जो समरफेल्ड मॉडल था उसमें भी एक्सप्लेन किया गया, जो बाद में किया गया था इससे जस्ट, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, जो स्पेक्ट्रम लाइंस थी वो छोटी छोटी फाइन लाइंस से बनी हुई होती है अकॉर्डिंग टू जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू समरफेल्ड मॉडल। क्या ये जो पर्टिकुलर लाइन आ रही थी लाइन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन के लिए, वो पर्टिकुलर लाइन एक लाइन से नहीं बनी हुई थी, वो छोटी छोटी फाइनाइट लाइंस से बनी हुई थी और जो फाइन लाइंस है वो एक दूसरे पे ओवरलैप थी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेक्ट्रम लाइंस जो बननी चाहिए वो एक लाइन अगर बनती है तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आने का जो ट्रांजिशन था उसके बेस पे बनती है। तो नई थ्योरीज ये बताती है कि वो एक लाइन इसलिए बन रही थी क्योंकि छोटी छोटी लाइंस उसके ऊपर ओवरलैप थी। और वो छोटी छोटी लाइन डिपेंड करती हैं कि एक जो शेल है उसकी एनर्जी तो कांस्टेंट है लेकिन उसमें एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं। यानी कि जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि स्पेक्ट्रम लाइंस कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं। तो मैं जीमान और स्टार्क इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। सपोज करो कि स्पेक्ट्रम लाइंस है और इनके परपेंडिकुलर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, एक एक लाइन स्प्लिट हो जाती है कई लाइंस में। इस स्प्लिटिंग को हम नाम देते हैं जीमान इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होता है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है, उसको नाम देते हैं स्टार्क इफेक्ट, इट इज जीमान इफेक्ट।
Zeeman effect is splitting of spectrum lines in presence of magnetic field. यानी कि जो एक लाइन आ रही थी वो कंटिन्यूअस थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग लाइंस आर कैसे होगी, लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, लाइंस यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो चुकी हैं। इस इफेक्ट को नाम देते हैं ज़ीमान इफेक्ट। और इसी टाइप का जो स्टार्क इफेक्ट है, अगर स्पेक्ट्रम लाइंस चल रही है, लाइंस हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे आ रही हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट पे ही अगर हम इनके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कौन सा फील्ड अप्लाई किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस कंडीशन में भी लाइंस होती है वो स्प्लिट हो जाती है, मींस एक लाइन कई फाइन लाइंस में डिसोसिएट हो जाएगी, टूट जाएगी, और सभी जो फाइन लाइन बनती है उनके लैम्डास थोड़े अलग अलग होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। तो डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा डिफरेंट होने का मतलब उनके एनर्जी लेवल्स भी थोड़े बहुत अलग होंगे। तो एनर्जी लेवल थोड़े अलग हैं, उसको एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स बदल जाते हैं, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इट इज स्टार्क इफेक्ट। What is Stark effect? It is splitting of spectrum lines in presence of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम लाइंस की स्प्लिटिंग को हम नाम दे रहे हैं स्टार्क इफेक्ट। यानी कि बोर ने इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर था उसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को हम देखें तो एनर्जी लेवल उसके शेल के अकॉर्डिंग नहीं रहता, उसकी सब सेल्स या फिर उसके सब एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग उसका हो जाता है। मीन्स एक लाइन जो बननी चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए, एक फिक्स ऑर्बिट के बीच में जो गैप था उसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि फर्स्ट ऑर्बिट सपोज करो ये कोई एक्साइटेड ऑर्बिट है जिसमें एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से यहाँ आता है तो एक फिक्स लैम्डा रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में लैम्डा थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो एनर्जी का गैप भी थोड़ा चेंज हो जाता है। इट इज स्टार्क इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट से वी कैन से दैट spectrum lines are discontinuous, कंटिन्यूअस ही नहीं होती। तो एक तो ये था कि यूनिइलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी केवल पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद इसने ये भी नहीं बताया कि सेल्स में और भी एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग सेल्स के अंदर भी एनर्जी लेवल्स बने होते हैं जिनको नाम देते हैं हम सब सेल्स। दूसरा इसने एक्सप्लेन किया कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में बताया था कि स्पेक्ट्रम लाइंस कंटिन्यूअस होती हैं, यानी एक लाइन की थिकनेस ज्यादा हो सकती है, एक लाइन की थिकनेस कम हो सकती है, लेकिन वो कैसी रहेंगी, कंटिन्यूअस। लेकिन ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब उन लाइंस के परपेंडिकुलर, स्पेक्ट्रम लाइंस के परपेंडिकुलर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीमान इफेक्ट पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो लाइन थी जो कंटिन्यूअस थी वो लाइन भी छोटी छोटी लाइंस में डिसोसिएट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, जिनका लैम्डा थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जिनकी एनर्जी थोड़ी सी चेंजेबल होती है। तो जो स्पेक्ट्रम था वो कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। थर्ड, अकॉर्डिंग टू Bohr, the angular momentum of orbit is quantized. It is also explained by Sommerfeld.
समरफील्ड में ने भी इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके लिए वो क्या था, इसके लिए था अकॉर्डिंग टू बोर इट इज ns अपॉन 2 पाई, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो। h अपॉन 2 पाई का पोली इंटीग्रेट होता है कौन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। बट समरफील्ड ने थोड़ा सा इसको चेंज किया, इसको चेंज करके इसने बताया कि इट इज इक्वल टू के एच अपॉन 2 पाई, मींस h अपॉन 2 पाई का क्वांटाइजेशन तो होता है, लेकिन k जो उसने यूज की विच इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि समरफील्ड ने ऐसा किस लिए किया। इसने केवल एक एन नंबर ऑफ शेल विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, और एक होल डिजिट या होल इंटीजर होगा एन। उसी टाइप से के भी ऐसा ही होगा अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, लेकिन ये अलग क्वांटम नंबर थी। क्वांटम नंबर का मतलब वो नंबर है जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स को या इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करती है। तो वो आगे मैं जाके बताऊंगा। तो इसने बता दिया ns अपॉन 2 पाई होता है, और इसने बताया कि kh अपॉन 2 पाई होता है। यहाँ पे k इसने एजिमुथल क्वांटम नंबर या सब्स्टिट्यूटरी क्वांटम नंबर यूज की, और इसने n नंबर ऑफ शेल या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज किया। फैक्ट है, कैसा ही होता है मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही होता है। मॉडर्न कंसेप्ट में डी ब्रोगली ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें एक्सप्लेन किया गया कि हाँ पोली इंटीग्रल होता है h अपॉन 2 पाई का एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, यानी ns अपॉन 2 पाई होता है। ये उसने एक्सप्रेस किया और इसको ड्राइव भी किया, बट इट इज नॉट डिराइव्ड बाय बोर एंड समरफील्ड। बोर और समरफील्ड ने इस चीज को ड्राइव नहीं किया और एक्सप्लेन नहीं किया कि इसका डिटर्मिनेशन उन्होंने कैसे किया। नॉट ड्राइव्ड एंड नॉट एक्सप्लेन दैट they how can conclude the momentum of orbit, but it's explained by de Broglie in 1929, लेकिन ये एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली ने 1929, एंड डी ब्रोगली पुट दैट द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड विच इज इक्वल टू ns अपॉन 2 पाई। यानी ns अपॉन 2 पाई का डेरिवेशन नील्स बोर कहां से लेके आए, उसको सपने में देखा या फिर कैसे उसने इसको कंक्लूड किया और उसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे बाद में डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया। ये 1913 में था और ये 1929 में था, लेकिन डी ब्रोगली की किसके अकॉर्डिंग ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया गया कि हाँ इतना ही उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट होता है उसमें। फोर्थ अकॉर्डिंग टू बोर ने ये बताया, सजेस्ट किया था ये कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है, मींस उसकी पोजीशन फिक्स है और हम उसको फाइंड भी कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए ऑर्बिट फिक्स हो गया, और उसका मोमेंटम भी इसने बताया कि मोमेंटम भी उसका फिक्स है। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1927 में हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बताया गया कि एक मूविंग पार्टिकल का हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम का डिटरमिनेशन एक साथ नहीं कर सकते। अगर हम उसके मोमेंटम को फिक्स करते हैं तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है, और अगर उसकी पोजीशन को हम फिक्स करते हैं तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाता है। ये आगे के लेक्चर में मैं लूंगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स classical theory, Bohr explained that position and momentum of electron in an atom fixed, means electron revolving in an orbit and momentum is ns upon 2 pi. Orbit angular momentum of electron is ns upon 2 pi.
देन इसने एक्सप्लेन किया, बट इन मॉडर्न थ्योरी Heisenberg uncertainty principle explain that both position and momentum of small moving particle or subatomic particle cannot be determined by 100% accuracy at a time. मीन्स एक ही टाइम पे इन दोनों को हम डिटरमाइन एक साथ नहीं कर सकते। अगर एक को डिटरमाइन करते हैं तो दूसरा अनसर्टेन हो जाता है, दूसरे की फिक्स वो नहीं रहेगी, और अगर फिक्स नहीं रहेगा दूसरा, और अगर दूसरे को मीन्स पोजीशन को अनसर्टेन करेंगे तो मोमेंटम फिक्स होगा, और मोमेंटम को अनसर्टेन करेंगे तो पोजीशन फिक्स होगी, या पोजीशन को सर्टेन करेंगे तो मोमेंटम अनफिक्स होगा, और मोमेंटम को फिक्स करेंगे तो पोजीशन अनसर्टेन होगी। उस कंडीशन में मैंने बताया कि क्लासिकल जो थ्योरी थी बोर ने एक्सप्लेन किया था पोजीशन और मोमेंटम उसका फिक्स है, लेकिन हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डिनाई किया गया कि ऐसा नहीं होता है। यानी बोर मॉडल के अंदर बहुत ज्यादा कमियां नहीं थी, लेकिन पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए और सब सेल्स के एनर्जी लेवल्स के लिए उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसके अंदर जो बेसिक कमी ये थी वो ये भी थी कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, उसको उसने एक्सप्लेन किया और उसने बताया कि क्वांटाइज होता है, बिल्कुल ठीक फिक्स है। और तीसरी इसने बात बताई जो मेन थी वो मैं बता रहा हूं उसके बाद 5th नंबर पे, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल but dual nature, which is modern concept, explain that electron having two nature, behave like particle as well as wave। यानी कि इलेक्ट्रॉन की दो नेचर होती है, पार्टिकल भी और एज वेल एज वेव नेचर भी होती है। जिस टाइप से लाइट की दो नेचर होती है बता रखा था, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग, ये सब लाइट एक साथ कर सकती है, लेकिन उसकी दो नेचर के अकॉर्डिंग होता है, उसकी कौन सी पार्टिकल नेचर और उसकी कौन सी वेव नेचर। और इसी नेचर को हम नाम देते हैं ड्यूअल नेचर। दो नेचर है उसको नाम दिया है ड्यूअल नेचर। इसी टाइप से स्मॉल मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है विच इज सबएटॉमिक पार्टिकल, और जब वो मूविंग है, मूविंग कोई भी पार्टिकल होता है और जिसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, उस कंडीशन में उसकी दो नेचर हो जाती है, पार्टिकल और वेव। इट एक्सप्लेन बाय डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया और उसके साथ साथ डी ब्रोगली ने ये भी बताया कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होने के बाद ही हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ns/2π होता है। और उसने प्रूव भी किया और डिटरमाइन भी किया, और जिसका प्रूवमेंट भी है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से डी ब्रोगली की जो एक्सप्लेनेशन थी उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन ये 1913 में बताया था किसने, बोर ने, और बाद में डी ब्रोगली ने 1929 में इस चीज को एक्सप्लेन किया। वो चीज आपके सामने है। ये थी लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। नील्स बोर के मॉडल के बाद समरफील्ड मॉडल दिया गया। नील्स बोर ने अपना मॉडल 1913 में दिया था यूनिइलेक्ट्रॉनिक एटम के केस में। उसके बाद समरफील्ड ने अपने मॉडल को दिया 1950 में, 2 साल बाद। समरफील्ड ने एक आइडिया लिया कि जो शेल होती है वो भी
डिफरेंट एनर्जी लेवल रखती है, यानी कि शेल के अंदर भी एनर्जी लेवल बने हुए होते हैं, यानी कि आइडिया ऑफ सब सेल। मैं बात कर रहा हूं समरफील्ड मॉडल की। समरफील्ड मॉडल, आइडिया ऑफ सब सेल। और सब एनर्जी लेवल्स। सब सेल का आइडिया समरफील्ड ने 1915 में दिया। हाई रिजोल्यूशन की एक स्पेक्ट्रोस्कोप से इसने लाइन स्पेक्ट्रम को दोबारा से चेक किया। लाइन स्पेक्ट्रम स्टडीड बाय समरफील्ड। By high resolution spectrograph or spectroscope, and he decide that in line spectrum per line contain more than one fine lines, यानी कि एक लाइन जो होती है वो भी एक से ज्यादा लाइंस से बनी हुई होती है। उन लाइंस को हमने क्या नाम दिया? फाइन लाइंस। देन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को इसने फाइन स्पेक्ट्रम नाम दिया। और फिर इसने बताया कि जो शेल है वो ऑर्बिट, जो बोर ने बताया था कि ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन सर्कुलर बताया था उसने। इसने बताया कि सर्कुलर के साथ साथ एलिप्टिकल मॉडल भी हो सकता है, यानी कि कैसा हो सकता है? जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्टिकल शेप में भी होता है। मींस फाइन स्पेक्ट्रम एंड एक्सप्लेन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स को इसने एक्सप्लेन किया। कहने का मतलब ये है कि हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से इसने लाइन स्पेक्ट्रम को दोबारा से स्टडी किया। स्टडी में इसको पता चला कि जो लाइन बनती है, जो बोर मॉडल में बताया गया था कि एक लाइन बनती है, वो लाइन इसने बताया कि वो लाइन भी कई छोटी छोटी लाइंस का क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, जिनको हम फाइन लाइंस बोलते हैं। एक से ज्यादा लाइंस से बनी हुई होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा लाइंस से बनी हुई है तो एनर्जी लेवल्स जो है उनके अंदर, जो सेल का एनर्जी लेवल था जो बताया था किसने? बोर ने, वो सेल का एनर्जी लेवल भी डिफरेंट सब सेल्स के एनर्जी लेवल्स में डिसोसिएट होते हैं या बटे हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो फिर इसने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है। सेल के अंदर जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर के साथ साथ एलिप्टिकल होने के चांसेस भी है। इन कंक्लूजन क्या थे? नंबर फर्स्ट, सर्कुलर ऑर्बिट इन्फ्लुएंस्ड बाय nucleus and convert into elliptical orbits also। कहने का मतलब ये था कि जो बोर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि सपोज करो ये NH1 है, फर्स्ट सेल है, ये NH2 है, सेकंड सेल है, ये सपोज करो NH3 है, थर्ड सेल। तो उसने बताया था कि जो लाइन बनेगी वो इन दोनों के एनर्जी गैप के इक्वल होगी, और जो लाइन बनेगी वो इन दोनों के एनर्जी गैप के इक्वल होगी। लाइमन लाइंस की बात कर रहा हूं मैं। तो इन दोनों का एनर्जी गैप फिक्स है और इन दोनों का भी एनर्जी गैप फिक्स है। अब ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है, इसमें भी एनर्जी गैप जो ये है इसके दो लेवल्स बने हुए हैं। एनर्जी के लेवल्स कितने बने हुए हैं? दो लेवल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल से यहाँ पे आता है तो एनर्जी गैप डेल्टा E1
और इस वाले लेवल से यहाँ पे आता है तो एनर्जी गैप डेल्टा E2, और दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, मींस दोनों के लैम्डा लगभग सेम होते हैं लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। तो दोनों में जो गैप आया इसका मतलब क्या हुआ कि सेल भी किसमें कन्वर्ट है, सब सेल्स में कन्वर्ट है, सब सेल्स में डिसोसिएटेड है। तो यहां से अकॉर्डिंग टू बोर तो एक ही लाइन आनी चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहां से कितनी लाइन आनी चाहिए, 2। बोर के अकॉर्डिंग यहां से कितनी लाइन आनी चाहिए, 1। लेकिन इसने बताया कि जो थर्ड सेल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 लेवल्स में बनी हुई होती है। तो 3 लेवल्स में एनर्जी का जो गैप आएगा वो अलग अलग होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यानी थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में आने के लिए 3 फाइन लाइन, सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आने के लिए 2 फाइन लाइन, यानी हमेशा ही फाइन लाइन से एक से ज्यादा होंगी। तो उस कंडीशन को इसने एक्सप्लेन किया कि शायद जो थर्ड सेल है वो एक ही एनर्जी लेवल नहीं रखती, एक से ज्यादा एनर्जी लेवल रखती है, लेकिन उनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। और बहुत कम गैप होने की वजह से जो फाइन लाइन्स आई वो बदल गई, नंबर ऑफ फाइन लाइन्स जो टोटल लाइन स्पेक्ट्रम में आ रही थी उससे ज्यादा होंगी और इसके अकॉर्डिंग होंगी। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको। इसने बताया कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जो बोर ने बताया था, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है तो सर्कुलर पाथ से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होके वो कौन से पाथ में कन्वर्ट हो जाता है, एलिप्टिकल पाथ में भी कन्वर्ट होता है। मींस फर्स्ट सेल के अंदर तो हमेशा ही सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन फर्स्ट सेल से बाद में अगर चलते हैं हम नेक्स्ट सेल में तो सर्कुलर पाथ ना रह के सर्कुलर पाथ के साथ साथ एलिप्टिकल पाथ भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो उस कंडीशन में इसने 2 क्वांटम नंबर्स यूज किए, 2 क्वांटम नंबर्स of shell expressed by Sommerfeld. One is principal quantum number, which is n, ये n तो बोर में भी एक्सप्लेन किया था, एंड सेकेंड इज एजीमुथल और सबसिडियरी क्वांटम नंबर विच इज के, एन और के। यानी कि एन तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो सेल को डिसाइड कर रहा है, डिसाइड्स सेल, एंड के सब सेल को डिसाइड करता है। यानी सब सेल के लिए इसने दूसरा क्वांटम नंबर यूज किया के, सेल के लिए वही क्वांटम नंबर यूज किया जो क्वांटम नंबर किसने यूज किया था, बोर ने यूज किया था। यानी 2 क्वांटम नंबर्स पे किसी सेल की एनर्जी डिपेंड करती है। इट मींस थर्ड कंक्लूजन है द एनर्जी ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन two quantum numbers n and k। मीन्स अभी तक जो बोर ने एक्सप्रेस किया था कि एनर्जी फिक्स होती है ऑर्बिट की और वो केवल उसके n से हम डिसाइड कर सकते हैं, तो इसने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल n पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी n और k पे। मीन्स एनर्जी ऑफ सेल not expressed by one quantum number n, it expressed by both quantum number n and k, दोनों पे डिपेंड करेगी। यानी कि एनर्जी का जो बोर ने फॉर्मूला दिया था फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए बोर का फॉर्मूला क्या था कि एनर्जी दिस इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर, z को हटा दिया, हाइड्रोजन है, डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, मींस n पे डिपेंड करती है। लेकिन समरफील्ड ये बताता है, समरफील्ड के अकॉर्डिंग जो एनर्जी डिसाइड होगी वो 2 क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है, n और k दोनों पे। मींस एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2 पाई स्क्वायर m, z1 हो जाएगा e स्क्वायर अपॉन n प्लस k स्क्वायर h स्क्वायर, इन पे डिपेंड करेगी। इन किसी भी शेल की एनर्जी हम 2 क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करेंगे, n और k से, अकेले n से डिपेंड नहीं करेगी।
ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में। बोर मॉडल में एक्सप्लेन किया गया कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, और सपोज करो ये थर्ड सेल है। समरफेल्ड मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, सेकंड सेल में 2 लेवल बने हुए हैं, थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 3 लेवल बने हुए हैं। यहां से यहां की एनर्जी का गैप उसने फिक्स बता दिया था, विच इज डेल्टा ई, तो केवल एक लाइन आनी चाहिए, लेकिन इसने बताया कि नहीं, यहाँ से सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में जो लाइमन सीरीज आती है उससे 2 लाइंस बनती है, और दोनों फाइन लाइन होती है जिनके लैम्डा, इसका लैम्डा अगर लैम्डा 1 मान दूंगा और इसका लैम्डा 2 मान दूं, देन लैम्डा 1 एनर्जी का गैप कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, एंड लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मींस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 का मतलब डी लैम्डा, दिस टेंड्स टू 0, बहुत कम उसके अंदर गैप होता है, इसलिए इसने 1 बता दिया था। लेकिन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैप आता है उन दोनों के बीच में। ये इसी टाइप से इसने बताया कि यहाँ से यहाँ तक की जो एक लाइन आती है वो एक लाइन होती है लाइन स्पेक्ट्रम में, ये बोर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, और ये समरफील्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। इसमें एक ही लाइन आएगी, इसके लिए जो एनर्जी का गैप होगा वो डेल्टा ई आ रहा है इस लाइन के लिए, ये भी लाइन लाइन है और ये भी लाइन लाइन है, इसको E1 दे रहा हूं, इसको E2 दे रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 फाइन लाइन बनेंगी, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, और 3 जो फाइन लाइन बन सकती है, मैक्सिमम 3 बन सकती है इससे, और 3 जो फाइन लाइन बनेगी उनके लैम्डा में बहुत कम डिफरेंस होगा, मींस उनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होगा, इसलिए हम मतलब लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से केवल एक लाइन देख पाएंगे, लेकिन हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से हम उसको 3 फाइन लाइन में देख सकते हैं। तो ये फाइन स्पेक्ट्रम है और ये लाइन स्पेक्ट्रम था, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसने बताया कि एनर्जी फिक्स होती है, वो लेवल्स में डिसोसिएट नहीं होती है। इसने बताया कि एनर्जी अपने लेवल्स में डिसोसिएट होती है जिनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। यानी कि इसने बताया कि सेल्स होती है, और इसने बताया सेल्स के साथ साथ सब सेल्स भी होती हैं। यानी एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो वही रखा है, इसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही रखा, लेकिन इसने इसके क्वांटम नंबर को चेंज किया, एक को के को, के इसने बताया कि के एक को यहाँ पे 1 हो सकता है और एक यहाँ पे 2 हो सकता है, एक यहाँ पे के 1 हो सकता है, के 2 हो सकता है और के 3 हो सकता है। के कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया। इसमें जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होगी वो k = 1 होगी फर्स्ट सेल के लिए, चेंजेबल नहीं है, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू समरफील्ड। लेकिन बाद में ये समरफील्ड मॉडल की ड्रॉबैक थी जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो न्यूक्लियस है, कैसा पाथ हो सकता है उसका, न्यूक्लियस के साथ साथ सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन का। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन का कौन सा पाथ हो सकता है, एलिप्टिकल। तो अगर सर्कुलर पाथ है तो ये और ये मैं इसका मेजर एक्सिस नाम दे रहा हूं, और ये इसका मैं माइनर एक्सिस नाम दे रहा हूं। और माइनस एक्सिस के इक्वल नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड इट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये n पे डिपेंड करेगा और ये k पे डिपेंड करेगा। अगर पाथ इलेक्ट्रिकल होता है तो ये न्यूक्लियस है, ये पाथ कौन सा था, सर्कुलर था, और ये पाथ हो गया इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉन का पाथ कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिकल। तो उस कंडीशन में ये मेजर एक्सिस है मींस n है, और ये माइनर एक्सिस है मींस k है। इसी टाइप से अगर पाथ और भी चेंज होता है तो ये पाथ कौन सा है, सर्कुलर पाथ है, ये पाथ कौन सा हो गया, n, और ये k एक्सिस हो गया। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। इसने कहा कि अगर सर्कुलर पाथ है तो n और k की वैल्यू इक्वल होगी,
और इसने कहा कि अगर सर्कुलर पाथ नहीं है, एलिप्टिकल पाथ है, तो मेजर एक्सिस और जो माइनर एक्सिस है उसकी वैल्यूज अलग अलग होगी, और अलग अलग है तो मॉडल कैसा हो जाएगा, एलिप्टिकल। कहने का मतलब यह है कि अगर हम n is 3 देखते हैं, if n is 3, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो कितनी यूज की हमने 3, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि एक तो पाथ कैसा हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एक पाथ कैसा हो सकता है, एलिप्टिकल इस टाइप से, और एक पाथ इस टाइप से एलिप्टिकल हो सकता है। कंडीशन ये कि इसका न्यूक्लियस अगर यहाँ लेते हैं तो ये इसका कौन सा एक्सिस होगा, मेजर, सॉरी माइनर, और ये कौन सा है, मेजर है। यहाँ पे इसका मेजर एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पे इसका मेजर एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। यानी कि दिस एंड दिस एंड दिस, दीज आर मेजर एक्सिस, and this and this and this, these are minor axes. ये n है और ये k है। मेजर एक्सिस अगर इसके लिए लेते हैं तो इसके लिए n की वैल्यू 3 होगी और k की वैल्यू भी 3 होगी। इसके लिए लेते हैं तो इसके लिए n की वैल्यू तो 3 है, लेकिन इसके लिए k 2 हो गया। इसके लिए लेते हैं तो इसके लिए n की वैल्यू 3 है, लेकिन k 1 हो गया। अगर n और k की वैल्यू इक्वल है तो उस कंडीशन में सर्कुलर पाथ होगा, और n और k की वैल्यू इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में सर्कुलर पाथ नहीं होगा। कौन सा पाथ होगा, एलिप्टिकल। यानी कि दो पाथ बन सकते हैं यहाँ पे एलिप्टिकल, और एक पाथ की कंडीशन बन सकती है सर्कुलर की। मींस रेशियो अगर दोनों का लिया जाए n अपॉन k विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस divided by length of minor axis, then which can equal to 1 or greater than 1। ये एक के इक्वल हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर n is equal to k, then n by k is 1, और ये कंडीशन है तो पाथ कौन सा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। और कंडीशन ये है कि n by k is greater than 1, then एलिप्टिकल पाथ होगा। ये कंडीशन बन सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि k एक एजिमुथल क्वांटम नंबर है और n एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मींस वैल्यूज ऑफ n is number of shell or stationary state or orbit, and values of k is equal to 1 2 3 and equal to n। k किसके इक्वल तक हो सकता है, n के इक्वल तक हो सकता है। 1 2 3 और n तक की वैल्यू हो सकती है। यानी हमेशा n by k की वैल्यू एक से ज्यादा या एक के इक्वल हो सकती है। मींस इसके अकॉर्डिंग क्या बता सकते हैं कि फॉर फर्स्ट सेल, या फिर मैं यहां पे बता रहा हूं कि नंबर ऑफ सब सेल होंगी नंबर ऑफ सब सेल विच इज इक्वल टू n। यानी कि जो सेल होती है उसकी उतनी नंबर ऑफ सब सेल होती है अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, n के इक्वल होंगी। और इसको हम इस टाइप से भी नोट कर सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ k की जितनी वैल्यूज होंगी, जैसे k की वैल्यू n तक हो सकती है, 1 से n तक, k कैन नॉट बी 0। k को हमने 0 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 पुट करेंगे मैथमेटिकली हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए k को हमने 0 यहाँ पे पुट नहीं किया है। तो नंबर ऑफ सब शेल होती है n होती है, और वैल्यूज ऑफ k के इक्वल भी होती है। यानी इसको मैं दूसरे टाइप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करो आपके पास फर्स्ट शेल है, तो समरफील्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी और k की केवल एक वैल्यू हो सकती है 1। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू जो होती है 1 to n होती है, और n is 1, k की केवल एक वैल्यू है 1। देन फर्स्ट सेल के लिए n by k which is equal to 1 by 1 which is equal to 1। यानी फर्स्ट सेल is always circular
और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सर्कुलर को हम यहाँ पे स्फेरिकल भी नाम दे रहे हैं, ऐसा होगा। और जब सेकेंड सेल होगी, यानी फर्स्ट सेल की ओनली वन सब सेल होगी, n is 1, then number of सब सेल is also 1। सेल के अंदर सब सेल्स होती है, फर्स्ट सेल की एक ही सब सेल होती है जिसके लिए k की वैल्यू 1 होती है। सेकेंड सेल के लिए नंबर ऑफ सब सेल्स 2 हो जाएंगी, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 2, और n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ सब सेल्स भी कितने हो जाएंगे 2। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेल की एक सब सेल, सेकंड सेल की 2 सब सेल, थर्ड सेल की 3 सब सेल, फोर्थ सेल की 4 सब सेल, 5 सेल की 5 सब सेल, इस टाइप से चलेंगे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सब सेल्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं। तो सेकंड सेल में नंबर ऑफ सब सेल 2 n या फिर वैल्यूज ऑफ k के इक्वल होंगी, और k की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू तो 1 हो गई, और k की यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती है 1 और 2, सॉरी n की वैल्यू तो 2 हो गई और k की यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 1 to n तक हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है, एक 1 हो सकती है और एक 2 हो सकती है। तो k पे डिपेंड करेगा सब सेल्स, मींस नंबर ऑफ सब सेल्स कितने हो गए 2 हो गए। एक सब सेल ऐसी होगी, इसके केस में एक सब सेल ऐसी होगी जिसमें n is 2 होगा और k is 2 होगा, n और k दोनों क्या रहेंगे 2 रहेंगे। देन इसके लिए क्या हो जाएगा n by k which is equal to 2 by 2 which is 1। तो एक तो होगी सर्कुलर और एक हो जाएगी n by k which is equal to 2 by 1 means 2 more than 1 है, इसका मतलब एक होगी एलिप्टिकल, एक सर्कुलर होगी और एक कैसी होगी एलिप्टिकल होगी। तो इसको हम इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फर्स्ट सेल तो ये है, सेकेंड सेल ये है, ये कौन सा हो गया n is 2, ये फर्स्ट सेल थी और ये सेकेंड सेल, n is 1 and k is 1, सेकेंड n is 2 and k is 2 and n is 2 and k is 1, k is 1 आते ही एलिप्टिकल हो जाएगा और ये इस टाइप से बनेगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं थर्ड सेल के केस में, थर्ड सेल है तो थर्ड सेल के लिए n is 3, then number of sub cell is also 3, which is equal to values of k, 1, 2 and 3, 3 सब सेल्स हैं जिनके लिए k की वैल्यू कितनी है, एक है एक के लिए 2 है और एक के लिए 3, यानी कि 3 कंडीशन हो सकती हैं। इसमें एक में तो n by k which is 3 by 3 हो सकता है, which is 1। तो एक सेल तो सर्कुलर हो सकती है, सब सेल सर्कुलर होगी एक तो, और एक में कंडीशन आ जाएगी n by k which is 3 by 2, ये एलिप्टिकल होगी। एक में कंडीशन होगी n by k is equal to 3 by 1, ये भी एलिप्टिकल होगी। और जितनी k की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे माइनर एक्सिस कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एक तो हम कौन सी बना सकते हैं सर्कुलर सब सेल, एक ही एलिप्टिकल और एक ही एलिप्टिकल। इस कंडीशन में इसके लिए n3 है k3 है, सर्कुलर है। इस कंडीशन में n3 है k2 है, और इस कंडीशन में n3 है लेकिन k की वैल्यू 1 यूज की है। तो ये तो हो गई सर्कुलर, और ये दो कैसे हो जाएंगी एलिप्टिकल। मींस हर एक सेल में एक सर्कुलर सब सेल होगी और बाकी एलिप्टिकल होगी। अगर हम फोर्थ की बात करें फोर्थ शेल, तो फोर्थ शेल के केस में n is 4, नंबर ऑफ सब सेल भी 4 हो जाएंगे। सब सेल होते क्या है, सेल के अंदर के एनर्जी लेवल्स को, सेल के अंदर भी एनर्जी लेवल डिवाइड्स होते हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं सब सेल्स। ये कितनी हो जाएंगी 4। किस टाइप से, वैल्यूज k की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 to n तक की वैल्यूज होंगी इसकी। तो उस कंडीशन में क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 4 वैल्यू हो सकती है। n by k 4/4 हो सकता है, तो सर्कुलर होगी। सर्कुलर को बाद में जाके हम स्फेरिकल नाम दे रहे हैं। n by k 4/3 हो सकता है, n by k
4/2 हो सकता है, n/k 4/1 हो सकता है। तो इन कंडीशंस में जो सब सेल बनेंगी वो कैसी होगी, एलिप्टिकल। इन 4 केस बनेंगे, फोर्थ के लिए 1 सर्कुलर और 3 एलिप्टिकल। इसमें ये तो कैसा है सर्कुलर, इसके लिए n = 4 एंड k is 4, इसके लिए n 4 है, k 3 है, इसके लिए n 4 है, k 2 है, और इसके लिए n 4 है और k 1 है। यानी कि 1 सेल सर्कुलर, 1 सब सेल सर्कुलर और बाकी की कैसी होंगी, एलिप्टिकल। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस इसको नहीं मिला समरफील्ड को, लेकिन इसने जो आइडिया दिया सब सेल का, ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इसी चीज पे डिपेंड करती है कि जो शेल की एनर्जी होती है वो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर मींस सेल की एनर्जी लेवल और उसमें प्रेजेंट सब सेल की एनर्जी लेवल्स पे डिपेंड करती है, उसका ओरिएंटेशन भी उस टाइप का होता है। और मॉडर्न कंसेप्ट भी ये कहता है कि फर्स्ट सेल जो एक किसी भी शेल के अंदर जो सब सेल्स बनी होती हैं वो उस नंबर ऑफ शेल के इक्वल होती है। नंबर ऑफ शेल अगर 5 है तो उसकी 5 सब सेल होगी, नंबर ऑफ सब सेल अगर 6 है तो उसकी 6 सब सेल होगी। और उन सभी सब सेल्स में एक कैसी होगी, सर्कुलर और स्फेरिकल होगी, जिसको आजकल स्फेरिकल नाम देते हैं मॉडर्न में, और बाकी एलिप्टिकल होगी। मींस केवल फर्स्ट सेल ही स्फेरिकल और सर्कुलर हो सकती है, बाकी की क्या होंगी, एलिप्टिकल होगी। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं लिमिटेशंस ऑफ समरफील्ड मॉडल की। इसकी लिमिटेशन सिर्फ ये रही, हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से इसने देखा था, उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही किया। इसने कहा कि सेल्स में भी एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं जो ईचीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में भी एक्सप्लेन किए गए थे कि एक स्पेक्ट्रम लाइन कई लाइंस में डिसोसिएट हो सकती है। तो फाइन लाइन का जो स्पेक्ट्रम इसने दिया उसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि सेल्स में भी एनर्जी लेवल्स बने होते हैं और सब सेल्स बनी होती है, जो इनका बिल्कुल सही था। पाथ को भी एक्सप्लेन किया, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट के जो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर था या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर था, इसकी वैल्यू समरफील्ड के अकॉर्डिंग तो बताई गई कि इसकी 1 to n होती है, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस किया गया, k को रिप्रेजेंट किया मॉडर्न कंसेप्ट में l से, जिसको हम सब्सिडियरी आगे आएगा, आगे बताऊंगा मैं आपको, और एजिमुथल क्वांटम नंबर ही नाम देते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 0 to n-1 होती है, मींस वैल्यूज वही है, यानी कि एक सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 यूज करेंगे यहाँ पे, यानी 0 से n-1 तक चलेगी, जिसने कहा कि 1 से n तक होती है। मैथमेटिकली ये हम यूज भी करेंगे, और मैथमेटिकली जो एंगुलर मोमेंटम मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम L से डिसाइड करेंगे, विच इज h/2π √L into L+1, इससे मतलब एक्सप्लेन करेंगे। जबकि इसने बताया था समरफील्ड ने कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू k h/2π, जो कि गलत था। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो nh/2π से हम एक्सप्लेन करेंगे मॉडर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है वो ऑर्बिट था, उसको हम h/2π √L into L+1 से एक्सप्रेस करेंगे। और एजिमुथल क्वांटम नंबर को इसमें मॉडर्न कंसेप्ट में L रिप्रेजेंट किया गया, इसमें K रिप्रेजेंट किया था, इसने वैल्यू 1 to n बताई थी, और मॉडर्न कंसेप्ट ये बताते हैं कि वैल्यूज की 0 to n-1 मींस वैल्यूज उतनी होंगी, नंबर ऑफ सब सेल्स उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन 0 से n-1 तक की वैल्यूज यूज करेंगे। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि एलिप्टिकल सब सेल्स या एलिप्टिकल ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन किया समरफील्ड ने फाइन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं, फाइन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। 2 टाइप की क्वांटम नंबर्स यूज की, सेल की एनर्जी को एक्सप्लेन किया कि सेल की एनर्जी 2 टाइप की क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगी। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया था इसने, लेकिन बाद में इसको हमने चेंज करी है मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग।
और इसने एक सब्सिडरी क्वांटम नंबर दी, वो सब सेल्स पे डिपेंड करती है। इसी आइडिया से मॉडर्न कंसेप्ट चला, और आज भी मॉडर्न कंसेप्ट ये बताता है कि सेल्स के अंदर एनर्जी लेवल्स डिवाइड होते हैं, जिनको हम सब सेल्स नाम देते हैं। और एक जो ऑर्बिट होता है, जितना ऑर्बिट का नंबर है उतनी उसकी सब सेल्स होती है। इसने भी इसी को एक्सप्लेन किया कि उतनी उसकी सब सेल्स होंगी। फिर आज का मॉडर्न कंसेप्ट ये बता रहा है कि जो सर्कुलर पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल पाथ है। वो इसने बताया पाथ कैसा है, सर्कुलर है, यानी कि हर शेल के अंदर एक पाथ स्फेरिकल हुआ मॉडर्न के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग कैसा था, सर्कुलर पाथ था, और बाकी एलिप्टिकल हुआ। मॉडर्न कंसेप्ट भी इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि एक पाथ उसमें सर्कुलर होता है यानी स्फेरिकल होता है। यानी कि पूरे एटम के अंदर अगर हम देखें तो केवल फर्स्ट सेल ही स्फेरिकल हो सकती है, और उसमें केवल एक सब सेल होगी, उसमें एन की वैल्यू एक और के की वैल्यू भी एक होगी। इतना मैंने आपको समझाया। आपने अगर समझ लिया हो तो मेरी जो फोटो आपको दिख रही हो उसको लाइक करें और उसको प्रेस करें, सब्सक्राइब करें,